मोदी जी अनेक अग्नि परीक्षाओं से होके ही तीसरी बार प्रधानमंत्री है। उनके लिए कोई अग्नि परीक्षा नहीं है, उनके लिए सिर्फ एक परीक्षा है कि भारत की जनता को अंतिम आदमी का विकास होता रहे, देश का विकास होता रहे। और ये तय है कि मोदी जी हर अग्नि परीक्षा में आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सवाल अग्नि की परीक्षा का नहीं है, सवाल यह है कि विपक्ष को अगर ताकत देश की जनता ने दिया तो विपक्ष पूरी मजबूती के साथ सरकार को उन सभी मुद्दों पर घेरने का काम करेगी जहां सरकार संविधान का ख्याल नहीं करेगी, जहां सरकार लोकतंत्र का ख्याल नहीं करेगी, जहां सरकार विधि सम्मत कार्रवाई नहीं करेगी। और ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, क्यों स्पीकर वाला था जब तय था चुनाव? विपक्ष की पहली हार, वैसे ही चलेगी सरकार। ममता से नहीं हुई बात, विपक्ष में सब नहीं साथ। संविधान की प्रति लगाए, सिंगोल पर सवाल उठाए। विपक्ष ने खींची लकीर, दिखी 5 साल की तस्वीर। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा करेंगे अनिश त्यागी जी, प्रवक्ता बीजेपी, धर्मेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अनूप पासवान जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। अनूप पासवान जी, कोशिश तो हुई थी आप लोगों की तरफ से कि गठबंधन का स्पीकर बैठे, लोकसभा का अध्यक्ष हो, लेकिन जो उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। ऐसे 24 की उम्मीद थी कि सरकार बनेगी, वो भी उम्मीद पूरी नहीं हो पाई और ये भी उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। सरकार ने साफ कर दिया कि आपके मुताबिक नहीं, सरकार कैसे चलेगी वो हम चलाएंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, स्टेट के सभी दर्शकों। राहुल जी देखिए, हमारा काम रहता है कि हम कोशिश करते रहें, और रही बात संसद में जिस हार की बात कर रहे हैं, वो हमने जो कोशिश की वो संसद के अंदर का जो फैसला था जो सबने लिया, मगर जो असली जीत थी जनता के बीच में, जो हमारी जीत थी, वो तो जनता ने हमें इतना भारी मैंडेट देके हमें तो इस अपना मजबूत विपक्ष के रूप में जो विपक्ष में बैठाया है, उसमें तो हम जीते ही हैं। और रही बात जीत के दावे तो बार बार बीजेपी भी कर रही थी कि 80 में 80 सीट यूपी में जीतेगी, मगर वो तो वहीं से अपनी सीट हार के बैठी है जहां पे उन्होंने 22 जनवरी से ही बहुत अच्छा माहौल बनाने की तो आप लोग भी तो कह रहे थे 295 सीट जीत कर आएंगे। नहीं, बिल्कुल उससे मैं तो ज्यादा कह ही रही हूँ कि मगर आप ये तो मानेंगे ना राहुल जी कि आज की तारीख में जनता ने इंडिया गठबंधन को जितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है और आज इतने मजबूत विपक्ष के रूप में उभर के जो इंडिया गठबंधन आया है, उसको तो कोई भी नहीं नकार सकता। और आज जनता का जो प्यार स्नेह लगातार दिखा, ये लोकसभा चुनाव में सबने देखा है, और उसका जीता जाता उदाहरण है कि खुद बनारस से मोदी जी लगातार 1-2 बजे तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से पूरे 19-20 हजार वोटों से पीछे थे, और उनका भी वोट बैंक घट गया बनारस में। तो ये कहीं ना कहीं जनता ने अपना मैंडेट जो दिया है उससे हम स्वीकार कर रहे हैं। और रही बात संसद में हमारा प्रयास था कोशिश करना, सफलता न सफलता वो अलग बात होती है, पर लगातार हम मजबूती के साथ मजबूत विपक्ष का नहीं रहिए, मजबूत विपक्ष का मजबूत होना भी जरूरी है, क्योंकि कई साल बाद नेता प्रतिपक्ष का पद भी मिला है, तो खुश रहना भी जरूरी है, और जो चीजें मिल रही है उसे स्वीकारना भी जरूरी है, चाहे हार हो या जीत हो। नहीं, हम खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं राहुल जी, क्योंकि जनता ने हमें, मैं कह रहा हूं उसे स्वीकारना भी जरूरी, चाहे हार हो या जीत हो। धर्मेंद्र सिंह जी, आपके सांसद कह रहे हैं सिंगोल हटाइए आप, और यहां एक विशालकाय संविधान की एक प्रति लगवाइए। देखिए, लोकतंत्र हो, लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उसकी गरिमा जो बहुमत के, प्रचंड बहुमत के या कानून के डंडे से नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवस्था, नियम परंपराएं और अतीत में जो मूल्य स्थापित किए गए हैं उनसे होती है। लोग ठीक है, स्पीकर को हर कोई चाहता है, स्पीकर को माना जाता है कि पार्टी से अलग हटके हैं। जब स्पीकर हो जाते हैं तो सब दलों के लिए हो जाते हैं, पूरे देश के लिए। लेकिन जिस तरह से पिछली कुछ सालों का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा और उसमें संवैधानिक संस्थाओं के मूल्यों का क्षरण हुआ, उसमें आप देखिए किस तरह से हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आज जब उनका स्वागत भाषण किया तो कितने शालीनता से उन्होंने याद दिलाया कि आपकी जिम्मेदारी केवल सत्ता पक्ष के लोगों की नहीं है, बल्कि आपको मूल्यों के, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए समय समय पर जो विपक्ष के सांसद उठाते हैं, जनता के सवाल उठाते हैं, उनको बल देने की और साथ साथ सरकार से सवाल करने की भी, और उनको अनुशासन के डंडे में, अनुशासन के दायरे में लाने की जिम्मेदारी आपकी है।
इतना शानदार अखिलेश यादव जी ने आज हाँ, शानदार तो उनका था, जो स्वागत भाषण में शानदार तो था। अब मैं दूसरी कहाँ मना बात कर आती रहा है। हूं। हाँ जी, ठीक है, आप बात मैं पूरी उस कर लीजिए, पर- तब मैं सवाल करता हूं। मैं उस पर भी आता हूं। देखिए, स्पीकर का पद पहले ऐसी परंपरा रही है कि स्पीकर के पद पर ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं होती थी, इसलिए वोटिंग और तमाम चीजें देखिए कितनी शालीनता से नेता प्रतिपक्ष गए, उनका स्वागत करके उनको आसन तक ले गए। उसके पीछे मंशा यही है कि आप निष्पक्ष होकर के किसी राग और उसमें द्वेष में ना आकर के आप संसद के अंदर सारे सांसदों को बराबर सम्मान दे करके संसद चलाने में, और देश की जो जनता की आवाज, देखिए विपक्ष जो बोलता है वहां अपनी बात नहीं उठाता है। विपक्ष जनता की आवाज संसद के अंदर ले आता है, जो सरकार के कानों तक नहीं पहुंच पाती है, उस अंतिम आदमी की बात संसद के अंदर लाना, उनके लिए कानून बनवाना, उनके हक की बात करना। नहीं तो सिंगोल से क्या दिक्कत हो गई आपके सांसद को? नहीं, सिंगोल से देखिए, सिंगोल सिंबॉलिक है, सिंगोल से दिक्कत नहीं, संविधान के जो मूल्यों का क्षरण हो रहा है उससे दिक्कत है। सबसे नहीं, उन्होंने चिट्ठी लिखी है, उसमें उन्होंने सिंगोल का भी जिक्र किया है। नहीं ठीक है, जिस संविधान की शपथ लेकर के आप लोकतंत्र में पदों पर आते हैं, देश की जनता की सेवा करने के लिए शपथ लेते हैं, उस संविधान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात की, इसमें क्या बुराई है? भाई संविधान है तभी आप प्रधानमंत्री, संविधान है तभी नैरेटिव क्यों सेट किया जा रहा है? संविधान खतरे में है, बीजेपी संविधान के खिलाफ है, संविधान एक रुकिए, ठीक है, एक हो गया धर्मेंद्र जी, समय पर भारतीय जनता पार्टी ने हो गया संविधान का मखौल उड़ाया है, और तो किसी ने उड़ाया नहीं। आपके नेता भी एक बार जेल में बंद हो चुके हैं, बड़े नेता थे वो। नहीं, मैंने कहा किसी ने उड़ाया नहीं है। वर्तमान की पता नहीं, एक कहा जा रहा है कि आपातकाल तो देश ने देखा, और एक कहा जा रहा है कि अघोषित आपातकाल। ठीक है, अनिश त्यागी जी, घोषित आपातकाल तो है, दिख रहा है संस्थाओं किस तरह दुरुपयोग हो रहा है। दूसरी बात, कौन है जेल में? अखिलेश यादव जेल में है, या सफाई परिवार से कोई जेल में है, या समाजवादी पार्टी से आप लोग में कोई जेल में है? कौन है जेल में? किन्हें ठूस दिया गया? डाल देना तो आप नियम, किसे ठूस दिया गया ये तो बताइए। एकदम खत्म करके भाई, किस तरह से चुने हुए दो मुख्यमंत्रियों को जेल में, आज एक मुख्यमंत्री कोर्ट में सुनवाई होती है, तब तक सीबीआई गिरफ्तार कर लेती है। देखिए, मूल्यों का क्षरण जितना इस सरकार में हुआ, लोगों को आप देखिए किस तरह प्रूफ मैं आपको नहीं तो जाइए ना, कोर्ट सबके लिए खुला है। संविधान देखिए, अगर आपको लगता है ना तो संविधान आपको हक देता है, कोर्ट जाइए, कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। नैरेटिव सेट ना कीजिए। अनिश त्यागी जी, हो गया धर्मेंद्र जी, हो गया। अनिश त्यागी जी, अन्नू जी कह रही थी हम तो कोशिश करते हैं, करते रहेंगे। कोशिश 14 में सबने मिलकर की, 19 में भी की, 24 में भी की, 17 में भी की, और 22 में भी की, और कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और आज भी कोशिश की गई। हर जगह तो हार ही हार है। देखिए राहुल जी, ये कोशिश करते रहे, इनकी कोशिशों का ये है कि 14 से लेके 24 तक आने में अभी ये 100 सांसद नहीं बना पाए। भारतीय जनता नहीं 99 थे, कोई आकर मिल गया है, वो 100 हो गया है, 100 पूरा कर लिया उन्होंने। चलो कोई बात नहीं, 100 तक पहुंचे हैं। मैं कहूँ इनके ओरिजिनल 99 है, पर इनको हमारी सीटों तक आने में इनको अभी 4 चुनाव और लड़ने पड़ेंगे अगर इसी रफ्तार से चलते रहे। तो इनको तो इनकी कोशिश मुबारक, परंतु कोशिश भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता की, और जनता का प्यार आप भी जान रहे हैं। 1 मिनट धर्मेंद्र जी बोलने तो दीजिए। पूरी दुनिया जान रही है कि 1962 के बाद कोई प्रधानमंत्री गठबंधन के बहुमत के साथ पहली बार प्रधानमंत्री बन रहा है। भारी बहुमत से बन रहा है, जनता के आशीर्वाद से बन रहा है, और वो बन रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। ये करिश्मा कोई और नहीं कर पाया, ये करिश्मा केवल मोदी जी ने किया। मोदी जी ने किया अपने सहयोगी गठबंधन के साथ, और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना आप देख ही रहे होंगे कि आजादी के बाद से अब तक ये दूसरा शायद। लेकिन देखिए, विपक्ष से कमजोर सरकार बता रहा है। नहीं, विपक्ष अपनी ख्वाबों में खोया रहे, उनके पास क्या है ये देखिए। और जहां तक धर्मेंद्र जी कह रहे हैं लोकतंत्र कर रहे हैं, जब लोकतंत्र सेनानी जिनकी ये मांग कर रहे हैं कि 40,000 पेंशन हो जाए, इतनी पेंशन हो जाए, उनको देखना चाहिए कि कांग्रेस ने जब लोकतंत्र की हत्या की थी, आपातकाल लगाया था, उन्हीं के साथ गलबैया कर रहे हैं, उन्हीं के साथ खड़े हैं। तो ये हालात लोकतंत्र नहीं, कहते हैं ना कि राजनीति में कोई दोस्त और कोई दुश्मन नहीं होता। दोस्त नहीं होता, पर दोस्त दुश्मन नहीं होता, पर कम से कम नैतिकता तो होती है। नैतिकता कहाँ है? नैतिकता तो है। इसे नैतिकता कहाँ कहेंगे? अगर नैतिकता होनी चाहिए, जो लोकतंत्र की हत्या जिन्होंने की, जिन्होंने संविधान का माहौल नहीं उड़ाया,
संविधान को अपने जेब में रख के घूमे। आजादी के बाद कांग्रेस वालों ने जेब में रख के घूमे, संविधान का जिस तरह से दुरुपयोग कर सकते थे, जो मखौल उड़ा सकते थे, कभी शरीयत उस पर लागू कर देते थे। ठीक है, ये चीजें हो गई, ये चीजें हो गई। अवनीश त्यागी जी, अवनीश त्यागी जी, बावजूद भी अवनीश त्यागी जी, अन्नू पासवान जी कह रहे हैं कि देखिए कितनी खूबसूरत लोकतंत्र की तस्वीर सदन से आई। वो खुद ही गए, हाथ होत मिलाया स्पीकर से और ये मांग कर रहे हैं कि हाँ, एक पूरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात तो सुन लीजिए। कोशिश हर जगह करते हैं, एक स्पीकर को लेकर चुनाव तक हो गया और फिर ऊपर से कह रहे देखिए कितना हम सम्मान भी करते हैं। राहुल जी, अगर इनमें थोड़ी भी नैतिकता होती, इन्हें मालूम है कि इनके पास बहुमत नहीं है, जनता इनको नकार कर विपक्ष में बैठा दिया है, तो ऐसे में इनको चाहिए था कि चुनाव जैसी स्थिति ना आती। जब तय हो गया है, जब तय होता रहा है, अब तक ज्यादातर यही होता रहा है कि आम सहमति से बनता रहा है स्पीकर, तो ओम बिरला को बनने देना चाहिए था। इन्होंने फिर मुंह की खाई, फिर जनता के जनादेश को ठुकराने के अपने ऊपर इन्होंने आरोप लगाया, जनादेश का सम्मान नहीं किया और फिर बाहर बैठे। अब केवल उनको वहां बैठाए आए हैं, इतनी भी नैतिकता तो करेंगे या इतनी भी नहीं करेंगे कि वहां तक ना जाएंगे। तो इतना ये करें, कम से कम इनको ये चीज देखनी चाहिए कि जय फिलिस्तीन बोलने वाले इनके साथ खड़े। ऐसे लोग जब इनके साथ खड़े हैं तो इनको ठीक है, ये बात अलग है। अन्नू पासवान जी, देखिए राजनीतिक चश्मे से के भीतर अगर इस तरह की बातें हो रही हैं, ठीक, तो ये चीजें अब राजनीतिक चश्मे से हर मुद्दे को देखना, यहां तक कि लोकसभा अध्यक्ष के पद को भी उसी चश्मे से देख लेना। संख्या बल नहीं, फिर भी हम लड़ेंगे, हार हो जाए कोई बात नहीं, फिर भी हम लड़ेंगे। और फिर बाद में आप लोग कह रहे देखिए कितना सम्मान दे दिया राहुल गांधी ने। ये जबरदस्ती वाली चीज क्यों हो रही है? राहुल जी, ये प्रश्न मुझसे था? आप ही से है अन्नू पासवान जी। जी। देखिए राहुल जी, जबरदस्ती वाली अगर बात की जाएगी तो मुझे लगता है अगर आप निष्पक्ष होकर कोई बात करने का प्रयास करेंगे तो वो जनता तक भी पहुंचेगा। और रही बात नैरेटिव सेट करने की और बातों को कहने की, तो मुझे तो लगता है कि अगर संविधान लोकतंत्र के खतरे की बात हमने कही थी तो ये सबसे पहले तो बीजेपी के कुछ नेताओं ने कहा था कि भाजपा 400 पार हो जाएगी तो संविधान खतरे में जाएगा। हमने तो जनता तक बात पहुंचाई। और रही बात नैरेटिव सेट करने की, तो नैरेटिव सेट करने में तो पीएम मोदी जी लग गए थे कि कांग्रेस आएगी तो आपका मंगलसूत्र छीन लेगी, कांग्रेस आएगी तो राम मंदिर पे बुलडोजर चल जाएगा। मैं तो कहती हूँ कि अगर बीजेपी को इतनी ही चिंता है पूरे देश की जनता की, तो लगातार जो पेपर लीक हो रहा है, और आज तो नया ताजा खबर तो सभी को पता चल गया है कि इन्हीं के सहयोगी दल के विधायक के ऊपर पेपर लीक का पूरा मामला आ गया। अभी तक तो चिल्ला रहे थे तेजस्वी यादव, अब अपने ही सहयोगी विधायक के ऊपर ये लोग का बुलडोजर चलाएंगे। नहीं, अलग ट्रैक पकड़ रही हैं आप अन्नू पासवान जी, अलग ट्रैक पकड़ रही हैं आप। जिस पर बैठे उसी पर बात कीजिए। अन्नू पासवान जी, अगर वाकई लोकतंत्र में विश्वास होता गठबंधन को, एक चीज ये बता दीजिए अन्नू पासवान जी, अन्नू पासवान ट्रैक आप गलत जा रही हैं। अन्नू पासवान, एक मिनट अवनीश त्यागी जी, अन्नू पासवान, अगर राहुल गांधी या अखिलेश यादव लोकतंत्र में विश्वास करते, उन्हें पता है संख्या बल कम है, बावजूद इसके नहीं हमें तो स्पीकर चाहिए, हम तो वोटिंग कराएंगे। लोकतंत्र पर यही विश्वास है उन्हें, संविधान पर यही विश्वास है उन्हें। नहीं, मुझे एक बात बता दीजिए कि अगर वोटिंग कराना गलत है तो वो नियम में ही नहीं होना चाहिए था। नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको पता है, राहुल गांधी को पता है, अखिलेश यादव को पता है कि स्पीकर नहीं बन पाएगा इंडिया गठबंधन का, तो भी ये बात बार बार कहना कि नहीं आप स्पीकर ले लीजिए, हमें डिप्टी स्पीकर दे दीजिए, मांग भी तो जायज होनी चाहिए। ममता बनर्जी ने मदद नहीं की क्या? नहीं, आप बता दीजिए ना राहुल जी, इसमें नाजायज मांग कौन सी है? जो इसमें जायज मांग आपको नहीं लग रही है, तो इसमें गलत मांग क्या है मुझे बता दीजिए। जो पूरी ना हो पाए मांग, जो पूरी ना हो पाए मांग वो नाजायज है, जो मांग पूरी हो जाए वो जायज है। अन्नू पासवान जी, ममता बनर्जी का साथ नहीं मिला क्या? एक मिनट, अन्नू पासवान जी, मैं सवाल कर रहा हूं, ये संख्या बल क्यों कम रह गई?
अन्नू पासवान जी, हालांकि ये भी हमें याद है कि बाहर से समर्थन देने की बात ममता ने कही थी, तो समर्थन नहीं मिला क्या? मुझे एक बात बता दीजिए कि आप सिर्फ प्रश्न पूछते रहेंगे कि आप उत्तर देने का मौका भी देंगे, कि जब हम लोग उत्तर देने लगेंगे तो आप बार बार उसमें प्रश्न पूछेंगे? मेरी एक बात पूरी कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद आप प्रश्न पूछ लीजिएगा। तो संदर्भ सहित व्याख्या ना समझाइए हमें, कट टू कट बात कीजिए, जितने सवाल उतना जवाब। नहीं, आपने कहा आप किसी को ना उसमें पार्टी बनाइए, आप अपनी बात कीजिए, कांग्रेस की बात कीजिए, गठबंधन की बात कीजिए। आज की तारीख में युवा रोजगार की मांग कर रहा है और वो मांग पूरी नहीं हो पा तो दे दीजिए ना, हिमाचल में, कर्नाटक में दे दीजिए और बोल दीजिए देखिए राहुल गांधी ने कितना अच्छा काम किया है, वहां की सरकारों से काम करवाया है। नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत के साथ चुना है और अन्नू पासवान ममता बनर्जी का साथ क्यों नहीं मिला? नीतियों में भरोसा है। ममता बनर्जी का साथ क्यों नहीं मिला? ममता बनर्जी का साथ क्यों नहीं मिला? ममता बनर्जी जी क्या इंडिया गठबंधन के खिलाफ में जाके कोई काम कर रही है, या ये उन्होंने साफ सीधे दावा कर दिया कि हम इंडिया गठबंधन के खिलाफ नहीं है, या हम बीजेपी के साथ हैं, या हम अलग काम कर रहे हैं? जिस चीज का कोई साक्ष्य ना हो, जिस चीज तो किस आधार पर चले गए आप लोग स्पीकर का चुनाव कराने के लिए? धर्मेंद्र सिंह जी, राहुल जी, एक मिनट, अवनीश जी एक मिनट, दोनों पक्ष हो जाए, विपक्ष को पहले मौका देने दीजिए। हाँ राहुल जी, देखिए एक संविधान, एक जो प्रक्रिया रही है, हाँ। जो एक व्यवहारिक प्रक्रिया रही, इसके पहले जो भी सरकारें रही हैं, डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होता रहा। यदि कांग्रेस ने, खड़गे जी ने ये बात कहा कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को, देखिए जिस तरह से पिछले कार्यकाल में मोदी जी के डिप्टी स्पीकर किसी को बनाया ही नहीं, लेकिन उसके पहले देखिए चाहे एनडीए उसकी सरकार रही हो, हमारी यूपीए की सरकार रही हो, चाहे और सरकार, यूपीए की सरकार आपकी तो थी नहीं, शिरोमणि अकाली आपकी नहीं थी सरकार में शिरोमणि अकाली दल के लोग डिप्टी स्पीकर थे, उनके नेता, और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन थे एनडीए के। इसके पहले भी आप पुराना इतिहास देखेंगे तो लगातार विपक्ष के स्पीकर रहे हैं, तो उसमें कौन सी जो परंपराएं थी उसको उन्होंने याद दिलाया, उसमें कौन सा गलत कहा? यदि भारतीय जनता पार्टी अहंकार से बाहर आकर के नहीं, ये संसदीय का, ये बता दीजिए, एक चीज बता दीजिए धर्मेंद्र सिंह जी, संसदीय कार्य प्रणाली में ये है या एक बस इसे निर्वहन इसका किया जा रहा है? मैंने क्या कहा, संविधान, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की मर्यादा जो स्थापित परंपराएं हैं उनका निर्वहन करने में है, केवल कानून की लकीर पीटने में नहीं। तो हर सरकार में है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, आप देखिए दर्शकों को क्लियर कीजिए, क्या ये हर सरकार में संभव था? 52 से लेकर अब तक हर सरकार में हुआ है ये क्या? लगभग एकाध अपवाद, लगभग, हाँ, तो एकाक अपवाद नहीं, कई और भी हैं। डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होता रहा है। शुरुआत में कुछ जब कांग्रेस आई थी, स्टार्टिंग में जब निर्वाचन पहले, संवैधानिक व्यवस्था होने के पहले, तो एक आध बार जब एक ही पार्टी सरकार पूरी तरह संसद में थी, विपक्ष का नाम निशान नहीं था, तो रहा होगा। बाकी ज्यादातर समय में डिप्टी स्पीकर विपक्ष का रहा है। दूसरी बात मैं अभी बताना चाहूंगा, हमारे भारतीय जनता पार्टी साथी त्यागी जी जो है बात कर रहे थे राजनीतिक मूल्यों की। अब राजनीतिक मूल्यों की बात हमको किससे सुननी पड़ रही है? जो पीडीपी के साथ जाकर के सरकार बनाते हैं जम्मू कश्मीर में अपने लाभ के लिए, और जिनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का, देशद्रोह का, बंटवारे का आरोप लगाते हैं। अब हमको इनसे सीखना पड़ेगा मूल्यों की स्थापना, जो मुस्लिम लीग, एक मिनट सरकार बोलने दीजिए, और देश के बंटवारे का प्रपोजल लेके आते हैं, इनसे सीखना पड़ेगा। 40 साल तक इनकी मदर संस्थान जो आरएसएस के उस पर कार्यालय पर झंडा, राष्ट्रीय तिरंगा झंडा नहीं फहरता। ये हम लोगों को बता रहे किसके साथ कौन सा गठबंधन होगा। देखिए, जहां तक लोकतंत्र सेनानी की बात रही, आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन बढ़ाने का काम किया था, लेकिन अब आज इमरजेंसी की जैसी स्थिति है, उसमें अपने पापों को ढकने के लिए आप 50 साल पहले की बात उठाते हैं। आज होना तो ये चाहिए था कि आप संसद के अंदर आप अपना 5 साल का खाका देते कि हम क्या करेंगे देश के लिए, देश की जनता के लिए, या पीछे जो, लेकिन इतना धर्मेंद्र सिंह जी, इतना कहा जा सकता है, हर हार के बाद आप लोग उससे दोगुनी रफ्तार में खड़े होते हैं सरकार के सामने, ये तो कह सकते हैं ना? नहीं राहुल जी, विपक्ष का काम है, जनता ने हमें जो ताकत दी है उस ताकत के साथ इनकी गलत नीतियों का, जो संविधान विरोधी नीति, नहीं क्या केवल सदन में ही दिखेगा? जनता के हित में नहीं। अवनीश त्यागी जी, उत्तर प्रदेश में जब तक रहे अखिलेश यादव सदन में ही दिखा, बाहर तो दिखा नहीं। नहीं, बाहर लड़े तभी ये परिणाम रहा। जान रही है आज उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को बाहर किया। राहुल जी कैसी बात कर रहे हैं? और ये गलत नैरेटिव चलाकर जिस तरह से माहौल खराब करा गया, ये काट की हड्डी एक बार छड़ी। जनता समझ रही है
कि 2012 से लेकर 17 तक का कुशासन करने वाले और जंगल राज बनाने वालों को अब जनता जान गई है। 12 से 17 में ही काम हुआ। भारतीय जनता पार्टी के साथी 17 के बाद जो काम हुआ बता दें। 12 से 17 के कामों को मैं ऐसे लगातार टीवी पर गिना सकता हूँ। दंगा राज को जनता नहीं भूल पा रही है। आपने इस बार जिस दंगा कानून व्यवस्था सुशासन जैसा नाम लेकर के नहीं ठीक हो जाएगा, उसके लिए जमीन पे काम करना पड़ेगा। आपने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए कोई काम किया हो? आम आदमी के लिए कोई काम किया हो? एक पूरा अयोध्या जो आपका है पूरे अयोध्या में सड़कें बह गई। देखिए किस तरह से राम मंदिर पानी टपकने लगा। आप कैसी बात करते हैं? पूरे प्रदेश की। चलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ